भारत के एक छोटे से गांव में, जहां समय की चाल धीमी थी, रुक्मणी नाम की एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उनका घर मिट्टी और फूस का बना था, लेकिन उसमें प्रेम और सादगी की खुशबू बसी थी। सुबह के पहली किरण के साथ वह उठती, अपने छोटे से आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और दिन की शुरुआत करती। उनकी आंखें अक्सर दूर क्षितिज पर टिकी रहती, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। गांव वाले उन्हें ज्ञान की देवी कहते थे, क्योंकि उनकी हर बात में गहरी समझ और अनुभव की झलक होती थी। रुक्मणी दादी का एकलौता बेटा बहुत साल पहले अमेरिका चला गया था, बेहतर भविष्य की तलाश में। शुरुआत में तो चिट्ठियां आती थी, फिर फोन पर कभी कभार बात हो जाती थी। अब तो सालों बीत गए थे और उनका बेटा बहुत कम संपर्क करता था। दादी को याद था कैसे उनका बेटा बचपन में उनके आंचल से लिपटा रहता था। वह अक्सर अपने मन में उससे बात करती, उसकी खुशहाली की कामना करती। उनकी झुर्रियों वाली आंखों में कभी कभी उदासी की एक परत तैर जाती, लेकिन वह उसे तुरंत मुस्कान में बदल देती। एक दिन डाकिये ने एक लिफाफा लाकर दिया। उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था, जिसे दादी पढ़ नहीं पाई। उन्होंने गांव के पढ़े लिखे लड़के से पढ़वाया। लिफाफे में उनके बेटे का पत्र था, जिसमें लिखा था कि उनके पोता आर्यन और पोती रिया उनके पास उनसे मिलने भारत आ रहे हैं। दादी की खुशी का ठिकाना न रहा, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत गांव भर में ये खुशखबरी सुना दी। उनका छोटा सा घर मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार होने लगा, मानो कोई बड़ा त्योहार आने वाला हो। कुछ ही दिनों में आर्यन और रिया गांव पहुंचे। वे बड़े बड़े सूटकेस और चमकते कपड़ों में थे, जो गांव की धूल भरी सड़कों और सादे घरों के बीच बिल्कुल अलग दिख रहे थे। हवाई अड्डे से लेकर गांव तक का सफर उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। गांव की कच्ची सड़कें, गर्मी और बिजली की अनियमितता ने उन्हें परेशान कर दिया। दादी ने उन्हें गले लगाया। उनकी आंखों में प्यार उमड़ रहा था, लेकिन आर्यन और रिया के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी और असहजता साफ झलक रही थी। दादी के घर में प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हो। न एयर कंडीशनर, न वाईफाई, न ही आधुनिक शौचालय। रिया ने फुसफुसाते हुए आर्यन से कहा, यह कैसी जगह है भैया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आर्यन ने भी सिर हिलाया। दादी ने उन्हें ठंडा पानी और गुड़ दिया, लेकिन उन्हें वह भी अजीब लगा। वे अपने फोन में नेटवर्क ढूंढते रहे, पर सिग्नल नदारद था। उनकी अमेरिका वाली आरामदायक जिंदगी यहाँ बिल्कुल गायब थी। दादी ने उनके लिए गांव के ताजा फल और सब्जियां बनाई, लेकिन उन्हें वह खाना भी पसंद नहीं आया। आर्यन ने कहा, दादी क्या यहाँ पिज्जा या बर्गर नहीं मिलता? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा यहाँ प्रकृति का स्वाद मिलता है, जो किसी पिज्जा से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। रात को जब वे सोए तो उन्हें मच्छरों और गर्मी ने परेशान किया। वे अपनी अमेरिका वाली आरामदायक नींद को याद कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे वह किसी मुश्किल परीक्षा में फंस गए हो। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। आर्यन और रिया गांव के जीवन से तालमेल बिठाने की कोशिश करते रहे, पर हर छोटी बात उन्हें अजीब लगती। उन्हें गांव के बच्चों के साथ खेलने में भी झिझक होती, क्योंकि उनकी भाषा और खेल अलग थे। एक शाम रिया ने दादी से कहा, दादी हमें वापस जाना है, यहाँ बहुत मुश्किल है। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा कभी कभी सबसे बड़ी खुशियाँ सबसे सादी चीजों में छिपी होती है, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आर्यन को प्यास लगी। वह पानी पीने बाहर निकला। चांदनी रात में उसने देखा कि घर के पास वाला बरगद का पुराना पेड़ चमक रहा था। उसकी पत्तियां हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी, जैसे उनमें तारे समा गए हो। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने रिया को जगाया। रिया भी यह देखकर हैरान रह गई। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे चुपचाप दादी के पास गए और उन्हें जगाया। दादी वह पेड़ चमक रहा है, आर्य ने फुसफुसाते हुए कहा। दादी मुस्कुराई और बोली, अरे ये तो गांव का बरगद दादा है। ये कभी कभी अपनी पुरानी कहानियां सुनाने के लिए चमकता है,
ये कोई जादू नहीं, बस प्रकृति का एक रहस्य है। उन्होंने बच्चों को बताया कि ये पेड़ सदियों पुराना है और गांव की आत्मा है। आर्यन और रिया ने एक दूसरे को देखा। उन्हें दादी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था उसे झुठला भी नहीं सकते थे। अगले दिन गांव के एक बच्चे की खिलौना गाड़ी खो गई। बच्चा रो रहा था। आर्यन और रिया को उस पर दया आई। उन्होंने बच्चे के साथ मिलकर गाड़ी ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिली। दादी ने बच्चे से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां ली और उन्हें एक छोटे से कपड़े में बांधकर बच्चे को दिया। इसे अपने तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। बच्चे ने ऐसा ही किया। सुबह जब बच्चा उठा तो उसकी खिलौना गाड़ी उसके बिस्तर के पास रखी थी। वह खुशी से उछल पड़ा। आर्यन और रिया ये देखकर दंग रह गए। ये कैसे हुआ दादी? रिया ने पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जब हम किसी चीज को सच्ची मन से चाहते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। ये उन जड़ी बूटियों का नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का जादू था। आर्यन और रिया अभी भी पूरी तरह से नहीं समझे थे, पर उनके मन में एक नया विचार पनप रहा था। कुछ दिनों बाद गांव के एक हिस्से में पानी की कमी हो गई। एक छोटा सा नाला जो खेतों को सिंचता था सूखने लगा। किसान चिंतित थे। दादी ने गांव वालों से कहा, हमें प्रकृति से प्रार्थना करनी चाहिए। वह नाले के पास गई, अपने हाथों में कुछ मिट्टी ली और उसे नाली में धीरे से छिड़का। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए जो आर्यन और रिया को समझ नहीं आए। गांव वाले श्रद्धा से उन्हें देख रहे थे। कुछ ही घंटों में आसमान में काले बादल छा गए और उस सूखे नाले वाले हिस्से में तेज बारिश होने लगी। ये बारिश सिर्फ उसी क्षेत्र में हुई, बाकी गांव में नहीं। आर्यन और रिया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि कैसे दादी की एक छोटी सी क्रिया ने प्रकृति को प्रभावित किया। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में दादी के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। अब आर्यन और रिया ने दादी को और करीब से देखना शुरू किया। वे देखते थे कि कैसे दादी हर सुबह चिड़ियों को दाना डालती थी, कैसे बीमार जानवरों की देखभाल करती थी और कैसे हर पेड़ पौधे से बात करती थी। उन्हें लगा कि दादी का जीवन सिर्फ सादगी भरा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव भी है। उनकी हर क्रिया में एक अनकहा ज्ञान और प्रेम छिपा था। वे धीरे धीरे गांव के जीवन में ढलने लगे थे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर गांव में नहीं था। दादी उसे देखने गई। उन्होंने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और उनसे एक लेप बनाया। उन्होंने उस लेप को बूढ़े आदमी के माथे पर लगाया और धीरे धीरे उसके हाथ पैरों की मालिश की। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि बूढ़े आदमी को तुरंत आराम महसूस होने लगा। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। आर्यन और रिया ने देखा कि दादी का स्पर्श कितना जादुई है। आर्यन और रिया अब दादी के साथ खेतों में मदद करने लगे, पानी भरने में हाथ बटाने लगे। उन्हें गांव के बच्चों के साथ कबड्डी खेलने में भी मजा आने लगा। उन्होंने गांव वालों से दादी के बारे में और कहानियां सुनी। उन्हें पता चला कि कैसे दादी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, कैसे उन्होंने गांव के कई अनाथ बच्चों को पाला था और कैसे उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की थी, बिना किसी स्वार्थ के। एक शाम चांदनी रात में दादी ने आर्यन और रिया को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, बेटा, यह गांव सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का नहीं है। ये उन कहानियों, उन रिश्तों और उन परंपराओं का घर है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। असली जादू पैसे में नहीं, बल्कि इस धरती से, इस समुदाय से और एक दूसरे के प्रति प्रेम में है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे हर पीढ़ी को अपने मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। अगले दिन गांव में एक छोटी सी आग लग गई, एक झोपड़ी में। सब घबरा गए। दादी तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने घबराए हुए लोगों को शांत किया और उन्हें बताया कि क्या करना है। उन्होंने गांव के पुरुषों को पानी लाने का निर्देश दिया और महिलाओं को बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाने को कहा। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि सबने उसकी बात मानी। उनकी सूझबूझ से आग पर जल्द काबू पा लिया गया।
उस रात आर्यन और रिया को दादी के पुराने संदूक में एक बक्सा मिला। उसमें उनके पिता की पुरानी चिट्ठियां थी जो उन्होंने अमेरिका जाने के बाद दादी को लिखी थी। चिट्ठियों में उनके पिता ने अपनी शुरुआती मुश्किलों, दादी के त्याग और उनके आशीर्वाद का जिक्र था। उन्होंने लिखा था कि कैसे दादी ने उन्हें हमेशा हिम्मत दी और कैसे उनके मूल्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। चिट्ठियां पढ़ते हुए आर्यन और रिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने पिता और दादी के बीच के गहरे रिश्ते का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद गांव पर एक बड़ा संकट आया। गांव की मुख्य फसल धान एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गई। पत्तियां पीली पड़ रही थी और फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। किसानों के चेहरे पर उदासी छा गई। ये उनकी साल भर की मेहनत थी। सबने दादी से मदद मांगी। दादी ने कहा, हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया। दादी ने एक प्राचीन विधि बताई जिसमें गांव के हर घर से थोड़ी थोड़ी राख और कुछ विशेष जड़ी बूटियां मिलाकर खेत में छिड़कनी थी। यह एक सामुदायिक प्रयास था। सबने मिलकर काम किया। आर्यन और रिया भी उत्साह से इस काम में शामिल हुए। उन्हें लगा जैसे वे किसी बड़े अनुष्ठान का हिस्सा बन गए हो। दादी ने बताया कि ये सिर्फ राख नहीं बल्कि गांव की एकता और विश्वास का प्रतीक है। अगले कुछ दिनों में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धान की पीली पत्तियां फिर से हरी होने लगी। फसल धीरे धीरे ठीक हो गई और पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये दादी की सूझबूझ और गांव वालों की एकता का परिणाम था। आर्यन और रिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे दादी का ज्ञान और प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव किसी भी आधुनिक विज्ञान से कम नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अब आर्यन और रिया को अपनी दादी पर गर्व था। उन्होंने दादी से कहा, दादी आपने हमें सिखाया कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि प्यार, रिश्तों और प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव में है। उन्होंने दादी के पैर छुए और उनसे माफी मांगी कि शुरुआत में वे उन्हें समझ नहीं पाए। दादी ने उन्हें गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, तुमने अब असली भारत को देखा है मेरे बच्चों। अमेरिका लौटने का समय आ गया था। आर्यन और रिया ने गांव वालों से विदाई ली। उन्होंने दादी को कसकर गले लगाया। दादी ने उन्हें एक छोटी सी पोटली दी जिसमें गांव की मिट्टी और कुछ सूखे फूल थे। इसे अपने पास रखना, दादी ने कहा। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं और असली खुशी कहाँ मिलती है। आर्यन और रिया ने दादी को वचन दिया कि वे अब अक्सर उनसे मिलने आएंगे और उनके मूल्यों को कभी नहीं भूलेंगे। अमेरिका वापस आकर आर्यन और रिया बदल चुके थे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को भारत के गांव और अपनी दादी की कहानियां सुनाई। उन्होंने अपनी जीवन शैली में सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान को अपनाया। वे अब जानते थे कि सच्चा धन बैंक खातों में नहीं बल्कि दिल के रिश्तों में, अपनी संस्कृति में और दूसरों के प्रति दया में छिपा है। उन्होंने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत प्यार, त्याग और मानवीय मूल्यों में है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं ज्यादा अनमोल है। थैंक यू सो मच। आपने ये कहानी पूरी सुनी है क्योंकि मेरा गोल यही है कि आप मेरी कहानियों से कुछ ना कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में अपनाइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियां आती रहेगी और आपसे मिस ना हो, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।